ऐलान के लिए क्या बना रहे हो? टॉपिक बताओ, सब लोग अपने अपने कौन किस पे बना रहे हैं और क्या प्रोग्रेस है उसका। एक स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करो आज। पता चला एंड डेट पे बोलो कि सर अभी तो हमने सोचा ही नहीं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट का इंट्रोडक्शन। सो पहली चीज, रिएक्ट क्या है? व्हाट इज रिएक्ट? ठीक है। सो रिएक्ट sometimes referred to as a front-end JavaScript framework is a JavaScript library created by Facebook. फेसबुक ने इसको किस लिए डिज़ाइन किया था? जो हम लोग इन्फिनाइट न्यूज़ फीड देखते हैं कि आप स्क्रॉल करते जाते हो, डेटा आता जाता है, उस पार्ट के लिए। ठीक है। और रिएक्ट इज़ अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। यूआई कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी आप एक कंपोनेंट पढ़ के आ रखे हो बूटस्ट्रैप के अंदर कि भाई अकॉर्डियन वगैरह इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो प्लग एंड प्ले होती हैं। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं? एक ऐसी फंक्शनैलिटी जो मुझे अलग अलग जगह पर रीयूज़ करनी पड़ सकती है। तो रीयूजेबल डेटा जो होता है उसी को कंपोनेंट बोला जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि हम रिएक्ट पर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, हेडर और फुटर मुझे हर एक पेज पर चाहिए होगा, तो वो कंपोनेंट बनेगा, ना कि पेज। समझ गए मेरी बात? तो कंपोनेंट क्या होते हैं? रीयूजेबल एलिमेंट्स जिनको इस्तेमाल किया जा सके। हाउ डज रिएक्ट वर्क? सो रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम इन मेमोरी। एक जो अभी तक आप लोग डिजाइनिंग करते आ रहे हो पीएचपी में, या फिर अगर आप मैं बात करूँ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप में जो आपने काम किया है, तो आप सारी चीज़ें टाइप करते हो और वही एज इट इज़ डोम पर प्रिंट हो जाता है, रेंडर होता है। रिएक्ट में काम ऐसे नहीं होता। देखो, अगर किसी पेज का डोम फिजिकल होगा तो वो ऐसे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पर सब, है ना? बट अगर यही चीज़ रिएक्ट होगी तो ये सब नहीं आएगा, ये दिखेगा ही नहीं तुम्हें। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल डोम। So instead of manipulating the browser's DOM directly, React creates a virtual DOM in memory. So where it does all the necessary manipulating before making the changes in the browser DOM. So React only changes what needs to be changed. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ भाई? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर YouTube चला रहे हैं, तो एक बार लोडिंग हो गया, ऊपर ध्यान से देख लो, काम ओके हो गया। अब आपने बोला भी मेरे को शॉर्ट्स देखने हैं फॉर एग्जांपल, तो देखना ये नैप बार वगैरह सर्च में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पर राउट आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका टाइटल बदलेगा, लेकिन लोडिंग नहीं आएगी। ध्यान से देखो, सीधे उतना पार्ट चेंज हुआ जितने पार्ट की मुझे चेंजेस में रिक्वायरमेंट है। इसी पार्ट के लिए बेसिकली रिएक्ट को, या फिर हम लोग बात करें एंगुलर को, या फिर हम लोग बात करते हैं व्यू को, यूज़ किया जाता है। या अब ये तो जैसे क्या है कि गूगल जो है, जिसने अपने सारे जो प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन किए वो एंगुलर और बैकएंड में पाइथन का यूज़ करके उसने डिज़ाइन किया हुआ है। अब जैसे जीमेल में भी अगर आप देखोगे तो एक बार अगर मैं लोडिंग यहाँ से कर देता हूँ इस तरह से कुछ, तो फर्स्ट टाइम लोडिंग आ जाएगा। एक बार जब लोडिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आपको कोई भी लोडिंग किसी भी तरह का देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब आप यहाँ से देखो, एक बार लोडिंग पूरा होने चाहिए, स्टार पर क्लिक करिए तो देखो यहाँ पर राउट भी चेंज होगा, यूआरएल भी चेंज होगा, लेकिन कोई लोडिंग नहीं हुआ। सिर्फ उतना डेटा बदला जितने का मैंने रिक्वेस्ट किया। तो जब इतने पार्ट की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है बार बार रिक्वेस्ट करने की बैकएंड से, पूरा का पूरा लोड होके आए, तो इससे क्या होगा? टाइम बचेगा। आपकी जो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज होते हैं, जो आप लोग होस्टिंग वगैरह बाय करते हो, जो उसकी कन्फिग्रेशन होती है, वो रिसोर्स कम यूज़ होता है। और जितना रिसोर्स कम यूज़ होगा तो वो दूसरे अगर कोई विजिटर होगा उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। इसको ऐसा समझो जैसे लेमन तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, भाई आप एक कार को, एक बाइक को बहुत तेज चलाते हो और आपको एकदम से फिर ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, फिर आप चला रहे हो, फिर आपको ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि अननेसेसरी आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो खराब हो रहा है। भाई बार बार ब्रेकिंग करोगे तो क्या होगा? माइलेज ड्रॉप होगा ना। क्यों? हाईवे पर माइलेज अच्छा निकल के आता है, भाई हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, बार बार मुझे गियर चेंज नहीं करने पड़ रहे, एक कांस्टेंट स्पीड पर आप चल रहे हो। वही चीज़ जब आप सिटी में करते हो तो क्या होता है कि आपको ब्रेक लगाने से
जो आपकी गाड़ी ने मोमेंटम गेन किया था वो ब्रेक हो गया फिर आप उसको उठाओगे 1 2 3 4 5 6 करते, जो भी आपकी गाड़ी के अंदर नंबर ऑफ गियर्स होंगे। तो अब इसी चीज़ का उल्टा चलता है किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। वहाँ पर क्या होता है कि जितना सिटी में चलाओगे उतना व्हीकल ज़्यादा चलेगा, और जितना हाईवे पर चलाओगे वहाँ कम चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सिटी में जितनी बार भी आप ब्रेक लगाओगे उतनी बार व्हील्स क्या करते हैं, रीजनरेशन मोड में आते हैं। मतलब जब आपकी काइनेटिक एनर्जी जो व्हील के अंदर है, जब ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से, और वापस से बैटरी को चार्ज कर लेता है। लेकिन पेट्रोल डीजल व्हीकल के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या हुआ, आपने ब्रेक लगाए, आपकी एनर्जी वेस्ट, जो फ्यूल तो जल गया ना। लेकिन यहाँ जो एनर्जी व्हील में थी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, वो क्या हुआ, वापस से लौट के चली गई। समझ गए? अब जैसे एक ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड वर्जन आया था मार्केट के अंदर, उसमें क्या था कि भाई एक बार टैंक फुल करो 1200 किलोमीटर चला लो। उसके पीछे का फंडा क्या है कि भाई पेट्रोल और ईवी दोनों का वो मिक्सअप यूज़ करता है। और जैसे सिटी में चल रहा है तो पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो उतने टाइम पर वो बैटरी पर रहेगा। अब जब तुम जैसे 40 से ऊपर जाओगे तो बैटरी बंद, पेट्रोल पर गाड़ी स्विच हो जाएगी। अब गाड़ी चल रही है और साथ में बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जब कभी तुम ट्रैफिक फंसोगे फिर गाड़ी उस पर आ जाएगी बैटरी पर अपने आप। इसलिए कार जो है 45 लीटर तेल में 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर रही है। अब इन्होंने पूरी ई मॉडल पे निकाल दी, मतलब कि पूरी की पूरी फुल्ली इलेक्ट्रिक, अब हाइब्रिड नहीं है, एक नया मॉडल इन्होंने लॉन्च किया। इसी तरह से मेट्रो का कॉन्सेप्ट काम करता है कि मेट्रो जो चलती है वो चलती है आपकी तकरीबन 30,000 वोल्ट ये लेती है जब चलती है। जब भी ये ब्रेक लगाती है तो यहाँ पर भी रीजनरेशन होता है। या फिर ये क्या करते हैं कि जो पुराने मॉडल थे मेट्रो के, वो व्हील में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसको वो ग्रिड में वापस डाल देते हैं ऊपर। इससे क्या होता है कि किसी दूसरी मेट्रो को पावर मिल जाती है। अब अगर ब्रेक लगाने पर एनर्जी वेस्ट होगी तो बिजली का लॉस है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक के अंदर इस तरीके से एनर्जी का रीयूज हो जाता है, रीजनरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है? तो रीजनरेशन के भी मोड आते हैं अलग अलग। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ब्रेक नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि ब्रेक जब लगाने का बात आती है बहुत इमरजेंसी में लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। आप रेस देते जाओ, गाड़ी चल रही, जैसे ही आपने रेस से पैर हटाया तो ब्रेक में लग के रीजनरेशन मोड लग जाता है व्हील के ऊपर, वो डायनमो घूमने स्टार्ट हो जाता है, तो इससे बैटरी चार्ज होती रहती है। हाँ, बहुत क्लोज डिस्टेंस है तब ब्रेक दबाओ, अदरवाइज ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं होती। रेस दोगे गाड़ी की बैटरी ड्रेन होगी, रेस छोड़ दोगे बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। ठीक है? तो रीजनरेशन मोड आते हैं 1 2 3 इस तरह से कि कितना हैवी बिजली बनानी है आपने। इसी तरह से रिएक्ट का सीधा सा फंडा है। ठीक है? यानी कि अगर आप पीएचपी में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, या आप किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बना रहे हो जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, जब आपका फिजिकल डोम होगा जो आपने कोड करके पूरा लिखा है, तो वो आप जब रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से तो पूरा का पूरा पेज जो होगा सर्वर से उठ के आपके पास आएगा। तो यानी कि आपका पूरा का पूरा लोड हर बार सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा, फिर वो रेंडर होगा। क्योंकि सर्वर साइड जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उसका हमें आउटपुट मिलता है, प्रोसेसिंग वहीं पर होती है। बट वहीं पर जब रिएक्ट की बात आएगी, जब आप जिस डेटा को रिक्वेस्ट करोगे उतना ही डेटा चेंज होकर आएगा पर्टिकुलर पेज के अंदर, स्पेसिफिक, ना कि एंटायर डेटा। तो एक टर्म हमने सुन रखा है एजेक्स, पीएचपी पढ़ा था हमने, यूज़ किया था एजेक्स को। एजेक्स का काम क्या होता है कि भाई अगर मान लो पीएचपी के प्रोजेक्ट आप बना रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई पूरा पेज को बार बार लोड कराना एक ऐसा टास्क है कि भाई प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है बट परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, तो परफॉर्मेंस लैक ना करे तो हम लोग एजेक्स का यूज़ करते हैं वहाँ पर कि भाई पेज के अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ अपडेट करनी है उतनी ही रिक्वेस्ट कराओ, बाकी नहीं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक वेबसाइट बना रखी क्रिकेट स्कोर बोर्ड की। अब एक होता है कि भाई मैं हर बार पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा बेसिकली स्कोर अपडेट होगा, या जैसे मैंने एक टाइम का फंक्शन बनाया, हमने लिख दिया डेट मेथड और हमने इसको प्रिंट करा दिया जावास्क्रिप्ट में, तो डेट तब तक अपडेट नहीं होता जब तक मैं फंक्शन को टाइम आउट नहीं करता हूँ। तो जब तक टाइम आउट नहीं कराओ तब तक आपको F5 करके पेज रिलोड करना पड़ेगा। अब जितनी बार आप F5 दबाओगे उतनी बार रिक्वेस्ट वहाँ जा रही है सर्वर पे, फिर डेटा वहाँ से आ रहा है। तो अननेसेसरी अगर ये टास्क करोगे तो सर्वर को तो आप जो रिसोर्स होता है उसको ख़त्म कर लोगे, और ऐसे 1 लाख लोग आ गए फिर तो हो गया काम। सर्वर आपका क्या होगा, ओवर लोड में जाएगा। तो इसीलिए रिएक्ट, एंगुलर और आपका बेसिकली व्यू जैसी लैंग्वेजेस सामने आई, जिसकी हेल्प से हम बनाते हैं स्केलेबल प्रोजेक्ट।
स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए ड्यू की वेबसाइट है, रिजल्ट आउट हुआ, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी अपडेट भी नहीं करेंगे उसको। ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जैसे एक फ्लिपकार्ट है मार्केट के अंदर, तो उसको पता है भी मेरा जो टफ राइवल है वो है अमेजोन, उसके अलावा किसी को समझता नहीं अपने आगे। ठीक है। क्योंकि दोनों आगे पीछे सेल निकालते हैं, क्योंकि वो देखता है भाई ये किस प्राइस रेंज तक जाएगा, तो वो उतने भी टाइम में बेटर डील ढूंढ होता है। हाँ भी तुम बताओ मुझे कितने में दोगे सामान, तो मैं उसी हिसाब से सेल अपने आगे चलाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, फ्लिपकार्ट के थोड़ी पता कि 1 करोड़ लोग आएंगे या 10 करोड़ लोग आएंगे या 100 करोड़ लोग आएंगे, है ना, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन हमें ऐसा बनाना है कि कितना भी विजिटर आ जाए, परफॉर्मेंस में लैग ना हो। तो दो तरह की होस्टिंग आती है, फ्लिपकार्ट भी रिएक्ट पे ही बनी हुई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक प्लगइन आता है वेब एप्लाइजर करके, अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी इसकी टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा वेट करें, रिलोड कर ले अच्छे से इसको, पूरा डेटा वगैरह रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आप अपने प्लगइन पर आइए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में रिएक्ट। ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क बोल रहा है रिएक्ट। देखो रिएक्ट फ्रेमवर्क में कंसिडर तो होता है, बट एक्चुअल में ये एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है, फ्रेमवर्क का लोडिंग टाइम ज़्यादा होता है, लाइब्रेरी का लोडिंग टाइम कम होता है। जावास्क्रिप्ट से बेटर जेक्वेरी क्यों थी, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जेक्वेरी लाइब्रेरी थी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी नहीं है। तो जब भी आप डायरेक्ट कोई कोड लिखते हो और एक लाइब्रेरी को आप अटैच करते हो, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है परफॉर्मेंस का। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में खोलते हैं, उसकी बहुत सारी फाइलें हमारी स्टोरेज में सेव हो जाती हैं, लोकल स्टोरेज में। अब इससे होता क्या है, जब आप नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हो तो जो नया डेटा होगा वो नेट से उठा लेगा, जो पुराना डेटा होगा वो आपकी हिस्ट्री से उठा लेगा। तो सीडीएन जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जब आप बूटस्ट्रैप पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, बूटस्ट्रैप का सीडीएन लगाते हो। तो सीडीएन भी एक तरह से लाइब्रेरी का ही काम करता है। ठीक है। बट बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रेमवर्क है, वो लाइब्रेरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है वो, रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है। आप यहाँ देख सकते हैं, इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक, बट है क्या ये, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, एक कंपैरिजन निकाला जाए, तो क्या है, एंगुलर एंड रिएक्ट आर बोथ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस। एंगुलर इज अ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क व्हाइल रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी। ठीक है। बोथ फ्रेमवर्क्स हैव एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिटी ट्यूटोरियल्स। यानी कि आप इनकी वेबसाइट पर जाके सारा प्रोसेस देख सकते हो, कैसे कैसे यूज करना है, जैसे कि बूटस्ट्रैप होता है। डेटा बाइंडिंग, एंगुलर यूज टू वे डेटा बाइंडिंग व्हाइल रिएक्ट यूज वन वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है। डोम, एंगुलर यूज अ रियल डोम एंड रिएक्ट यूज अ वर्चुअल डोम। यानी कि इसका डोम जो होता है वो फिजिकल है, इसका डोम जो होता है वो वर्चुअल होता है, इसीलिए ये फास्ट होता है। तीसरा, एंगुलर जेएस यूज टाइपस्क्रिप्ट वाइल रिएक्ट जेएस यूज जावास्क्रिप्ट, या जावास्क्रिप्ट का ES6 ECMA 6 जो 2015 में अपडेट आया था हमारा। ठीक है। और उससे ऊपर की जितने भी अपडेट्स हैं, एंड JSX जावास्क्रिप्ट XML, ये इसका यूज करता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट में आप HTML की कोडिंग बहुत इजीली लिख लेते हो। इसके बाद आर्किटेक्चर, एंगुलर यूज अ मॉडल व्यू कंट्रोलर जिसको हम लोग बोलते हैं MVC, एंड वाइल रिएक्ट यूज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर जो उसको फास्ट बनाता है। ठीक है। तो एंगुलर इज अ गुड चॉइस फॉर फुल स्टैक सॉल्यूशंस, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन विद इनफ्रीक्वेंट अपडेट, एंड लार्ज एप्लीकेशन लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस। इसलिए यूट्यूब इसी पे डिजाइन है। रिएक्ट की बात करते हैं, हाईली डायनामिक एप्लीकेशन विद फ्रीक्वेंट अपडेट, जिसमें बार बार चेंज आते हो। आपको लगता है कि मुझे बार बार अपडेट नहीं लाने, तो इनफ्रीक्वेंट के लिए एंगुलर, फ्रीक्वेंट के लिए रिएक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी जबरदस्त है। SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशंस, यानी कि पूरा वेबसाइट चला लो, पेज एक ही है, चाहे कितने भी उसके अंदर आप क्लिक करवा लो। ठीक है।
एंड यूजर इंटरफेस फॉर एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। तो अगर आपको बहुत लगता है कि मेरी वेबसाइट में जल्दी जल्दी अपडेट्स आते रहते हैं तो जाइए रिएक्ट के साथ। अगर आपको लगता है भी मेरी वेबसाइट में अपडेट साल भर में 6 महीने में एक बार आ रहा है तो एंगुलर के साथ जाइए, ठीक है। बट मार्केट में अगर आप जॉब स्कोप ढूंढने जाओगे तो कंपैरेटिवली एंगुलर आपको रिएक्ट में ज़्यादा स्कोप मिलेंगे। बात की जाए दोनों में कॉम्प्लिकेशंस की तो एंगुलर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली रिएक्ट। मैंने दोनों पर काम किया हुआ है, दोनों ही मज़ेदार हैं, ठीक है, मज़ा आता है काम करने में दोनों के अंदर। बट रिएक्ट जो है आपको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगेगा काम करने में बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एंगुलर चलता है पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट पर। तो मुझे एक और लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है बिफोर एंगुलर। टाइप स्क्रिप्ट भी क्या है, एक स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, जहां पर आप जो भी चीज़ लिखोगे, मतलब मैंने मान लो एक वेरिएबल बनाया एक्स, तो एक्स क्या है, ठीक है, एक्स के अंदर इक्वल टू कुछ भी लिख दोगे, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। आप अगर नंबर रख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स नंबर ही स्टोर करेगा, आपको डेटा का टाइप बताना पड़ता है उसके अंदर। ये सबसे बड़ा एक काम रह जाता है उसमें। तो जब भी आप कुछ काम करोगे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा कांस्टेंट हेलो, यहाँ पर हाई लिखा हुआ है, हमने हेलो 1 2 3 लिखा, तो मतलब ये तो हमें पता है कि भाई कांस्टेंट जो होता है ब्लॉक लेवल पर होता है और इसके अंदर ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊँ, ऐसे का नहीं होगा तो बना के देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा समझें, दिस इज़ माई स्क्रिप्ट टैग, अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स, तो मुझे लिखना पड़ेगा एक्स जो है वो नंबर स्टोर करेगा अपने अंदर, और यहाँ जाके आप लिखोगे 50। तो इस तरह से आपको बताना पड़ता है अपना उसका टाइप क्या है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में ही एक्सेप्ट होगा, ऐसे एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट जब वेरिएबल बनेगा तो ऐसे चलेगा, ठीक है। अब मैंने देखो जैसे यहाँ से वैर हटा दिया, एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट ये कहती है ना तो वैर लिखो, ना लेट लिखो, ना कांस्टेंट लिखो। वैर तो वो मना ही कर देती साहब कि वैर की जरूरत नहीं, लेट और कांस्टेंट में बात करो हमसे, ठीक है, वहाँ वैर की कोई वो नहीं है। तो हर डेटा का टाइप बताना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखोगे, नंबर है तो नंबर लिखोगे, एरर है तो एरर लिखोगे, हर एक का टाइप डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इंट्रोडक्शन वापस डाइव मारते, तो अभी क्लियर हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर आते हैं, so React finds out what changes have been made and changes only what needs to be changed। तो यानी कि React को ये बहुत अच्छे से पता होता है जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी राउट को कि क्या मेरे पास ऑलरेडी है और क्या मुझे नया उसमें अपडेट कराना है, तो बहुत इजीली आप एक ही जगह पर अपने सारे चेंजेस देख पाते हो। तो ये जो एंगुलर के अंदर आप देख रहे हो, यही सेम जीमेल हम लोग पूरा का पूरा React के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने बस क्लिक करना है तो यहीं पर आपका डेटा चेंज हो जाएगा। अभी जैसे अगर हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ के आए तो हमें ऐसा लगता है जैसे वर्टिकल टैब बने हुए हैं, आप क्लिक करते जा रहे हो डेटा आता जा रहा है, बट ये यहाँ टैब नहीं है, ठीक है, ये वर्टिकल नैप बार है। बात करेंगे हिस्ट्री की, रिएक्ट जेएस हिस्ट्री। तो फर्स्ट जो अगर हम लोग इसकी बात करें तो पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 में, और इसको लेकर आया था फेसबुक। किस लिए लेकर आया था? न्यूज़ फीड फीचर के लिए। न्यूज़ फीड फीचर यानी कि जिसको बोलते थे टाइमलाइन। आप फेसबुक पर आए, स्क्रॉल अप करते जा रहे हो, भाई सब पेज ही नहीं खत्म हो रहा, तुम थक के आज के दिन में बंद कर दे तो बंद करो, नहीं तो चलता ही रहेगा, ऐसे ही होता है ना। सो करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट जेएस इज वर्जन 18 जो कि 2022 में है, ठीक है। इनिशियल रिलीज टू द पब्लिक वर्जन 0.3.0 इन जुलाई 2013, मतलब पब्लिक को जो मिला वो 2013 में मिला पहली बार, ठीक है। उससे पहले रिएक्ट इन्होंने पर्सनल अपने लिए यूज़ किया। फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वॉल्की क्रिएटेड इट एंड करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप इज वर्जन 5.0.1 जो कि अप्रैल 2022 में हमें मिला है। क्रिएट रिएक्ट ऐप इंक्लूड्स बिल्ड टूल्स सच एज वेबपैक, बेवल एंड ईएस लिंक, ठीक है। तो ये है इसकी हिस्ट्री। वैसे ये थोड़ा सा मेरा पुराना डेटा आप देख रहे हो, अभी रिएक्ट ने एक नया अपडेट और निकाला है हाल फिलहाल में, ठीक है। अगर
हम लोग यहाँ जाएंगे लेटेस्ट वर्जन, तो क्या आया, ये दिसंबर में आया अभी, क्योंकि अभी मैं साउथ एक्स में पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर एक ये नया अपडेट आया इसके अंदर। तो 22 के बाद में इन्होंने सीधे दिसंबर 24 में ये 19.0 निकाला है। ठीक है, तो जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हमारा लेटेस्ट ही चलेगा ऑटोमेटिकली। तो समझ में आ रहा है। तो ये जो नॉलेज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाई 2022 में लास्ट अपडेट आया था, तो ये तब तक सही था जब तक हम लोग दिसंबर से पहले देख रहे थे इसको। अभी हाल फिलहाल में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो दिसंबर 5 पे ही इसका 19.0 इसका नया अपडेट आ चुका है, और ये बहुत लंबे टाइम के बाद आया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, द प्रीवियस वर्जन ऑफ रिएक्ट 18.3.1 which was released on April 26 में, ठीक है, 2024, React 18 introduced new features like automatic batching and concurrent rendering. React 19 include new features, API deprecations and breaking changes. तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर नई अपनी अपडेट हुई हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मैं इस स्टेटमेंट को अपडेट कर देता हूँ जो कि यहाँ डाला हुआ है, इसको जाके अपडेट, ताकि कल को किसी को गलत पता ना चले। वर्जन 19.0 दिसंबर, ठीक है जी। और 18 का भी एक और इन्होंने रिलीज निकाला था, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। और एक और यहाँ से गूगल करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप लेटेस्ट वर्जन। कहीं इसका नंबर मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था। क्या है, 5.0.1, तो ये अपना सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम लोग 2022 वाला वो हटा देंगे और इसको लिख देंगे रिसेंट वर्जन। ये इसका अपडेट था आपका 18.3.1। ठीक है, तो ये हो गया अपना करंट, ये हो गया अपना प्रीवियस। ठीक है, तो 18 के बाद भी 18 का एक और अपडेट आया माइनर। चल, तो हमारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट हो गई है। तो अब हमें क्लियर है नया अपडेट, रिसेंट प्रीवियस अपडेट हमारा क्या था और कब इंट्रोड्यूस हुआ। रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार 2011 में, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हुआ 2013 में। सेकेंड लास्ट का जो अपडेट था वो था 18.3.1 अप्रैल 26 2024, और जो लेटेस्ट अपना अपडेट है वो है 19.0। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आगे देखेंगे गेट स्टार्टेड। So to use React in production, you need npm which is included with Node.js. अब npm की फुल फॉर्म ही क्या होती है, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो React को दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप लोग। एक तो बूटस्ट्रैप की तरह CDN लगा लो, लेकिन वो कब करना है, जैसे मान लो कि आपको टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है, सिर्फ आपको पूरा एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट नहीं करना है उस केस के लिए। बट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो सही प्रैक्टिस नहीं है। सही प्रैक्टिस क्या है, आप प्रॉपर Node.js डाल के इसको रन करें अपने कंप्यूटर में। जैसे हम लोग PHP को चलाने के लिए क्या करते हैं, XAMPP इंस्टॉल करते हैं।
वैसे ही रिएक्ट एंगुलर व्यू को चलाने के लिए हम लोग नोड को इंस्टॉल करते हैं, करेक्ट. So to get an overview of what React is, you can write React code directly in HTML, but in order to use React in production, you need npm and node.js installed. So मेरी मशीन में ऑलरेडी नोड यहाँ पर अवेलेबल होगा. अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं cmd और अगर आप यहाँ जाके लिखेंगे node dash v, तो मेरा वर्जन क्या है 20.11.2. ठीक है. इसी तरह से आप यहाँ से npm dash v तो कितना आ रहा है 10.6.2. अगर आपके में ये कमांड लिखने के बाद में आउटपुट नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा. नोड इंस्टॉल होगा तो npm ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है. रिएक्ट को हम नोड की तरह इंस्टॉल नहीं करते हैं. हम लोग नोड को डालने के बाद npm से उसका पैकेज कंप्यूटर में डाल देते हैं. अभी आप समझ जाओगे कैसे करना है इस चीज को. तो पहला स्टेप डाउनलोड Node.js. आपको यहाँ आना है. तो वर्जन क्या चल रहा है 23.7.0, यानी कि हमारा आउटडेटेड है. आप यहाँ जाओगे और लेटेस्ट वर्जन आप जो है इसका यहाँ से डाउनलोड कर लोगे. तो नोड भी हमने लिख के देखा, npm भी हमने लिख के देखा, तो हमारा वर्जन आउटडेटेड हमें रिफ्लेक्ट हो रहा था. तो विंडो की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर विंडो का 64 बिट का MSI यहाँ से मिल जाएगा. इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से. ठीक है. तो एक छोटा सा सेटअप होता है, फटाफट से आपका पूरा हो जाएगा. इस तरह से यहाँ आएंगे, ये हमारे पास सेटअप अवेलेबल है. डबल क्लिक करेंगे, रन करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट पर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसको. यहाँ से बोलिए यस. आज हमारा तुषार बड़ा खुश होगा. चलिए, तो ये फिनिश कर लेंगे. यहाँ से वापस से हम लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे नोड वी. तो सॉरी, मैंने npm रन कर दिया, मुझे नोड लिखना है. तो नोड का देख सकते हैं 20 से हमारा क्या हो गया है ना. इस तरह से आपका ये अपडेट हो जाएगा. ठीक है. तो इतना काम आपने कर लेना है. डन. तो npm क्या चला है 10.9.2 और हमारा cmd में कितना आ रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया. एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ. 10.6.0. तो इसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं npm को. ठीक है. तो npm की आपको कमांड मिल जाती है. आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ से आप अपने npm को अपडेट वगैरह अपडेटिंग के लिए क्या करेंगे npm इंस्टॉल ग्लोबल npm लेटेस्ट. तो ये कमांड मैंने जाके यहाँ पर रन करना है. तो npm नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल आप पूरा भी लिख सकते हैं या ओनली आई भी लिख सकते हैं. -g मतलब ग्लोबल. इसके बाद npm एट द रेट को हम बोलते हैं फ्लैग. ठीक है. लेटेस्ट. जैसे आप इसको रन करेंगे ये अपने आप नेट से फैच कर लेगा इसको. थोड़ा टाइम लेगा, वेट करिएगा. अब हम फिर से चेक करेंगे npm का वर्जन ले उससे भी ऊपर वाला आ गया. हो गया अपडेट. ये काम कर लेना है अपना. चलिए, तो ये हमने कर दिया डन. यहाँ से नोड आपको पता चल गया कहाँ से डाउनलोड करना है. मैं इसका लिंक आपके ग्रुप में ड्रॉप कर रहा हूँ. सभी लोग अपना डाउनलोड कीजिएगा यहाँ से. इसको करते हैं साइड यहाँ से. चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्ट को डायरेक्टली हम लोग HTML में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. द क्विकेस्ट वे टू स्टार्ट लर्निंग रिएक्ट इज टू स्टार्ट रिएक्ट डायरेक्टली इनटू योर HTML फाइल्स. देखो, अगर आप लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ कर रहे हो तब तो आपको करना पड़ेगा
डॉट एच टी एम एल फाइल का एक्सटेंशन, और अगर आप फ्रेमवर्क के तौर पे चला रहे हो तब आपको डॉट जे एस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी समझ जाएंगे आप इस चीज़ को। सो स्टार्ट बाय इंक्लूडिंग 3 स्क्रिप्ट। The first two let us write React code in our JavaScripts, and the third Babel allows us to write JSX syntax and ES6 in older browser। ठीक है, JSX जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, JavaScript XML। ठीक है, सो React डायरेक्टली इन HTML। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप कंट्रोल यू करेंगे तो देखो ये 3 आपको सीडीएन डालने पड़ेंगे इसके अंदर। एक क्या है, यहाँ से रिएक्ट का डेवलपमेंट, एक है डोम और एक है बेबल। बेबल क्या है, जो हमें JSX लिखना अलाउ करता है। तो यहाँ पर आपको एक अपना कंटेनर बना लेना है, डिव जिसका आईडी है रूट। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है क्या होती है चीज़ें, आईडी वाईडी। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे, लेकिन एक जो नई चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, टाइप। टैग स्लैश बेबल लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखते थे डायरेक्ट चला रहे थे, यानी कि अभी तक जो आप लोग चला रहे थे चीज़ें स्क्रिप्ट में वो थी डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ हम लोग बेबल लिख के क्या बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट हो गया जावास्क्रिप्ट के लिए। बेबल क्या काम करेगा, आपको अलाउ करेगा इसके अंदर HTML लिखने के लिए। तो आप यहाँ देखो, हमने एक फंक्शन बनाया हेलो के नाम से, हमने लिखा रिटर्न H1 को रिटर्न करो यहाँ से। अब अगर ये जावास्क्रिप्ट होती तो आप लिखते डबल कोट में, बट हमने इसको लिख दिया डायरेक्ट। यही चीज़ है JSX जो आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्ट लिख लो HTML। हमने बोला कॉन्स्टेंट कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID क्या है, रूट। हमने लिखा रूट के अंदर क्या डालो, रिएक्ट डोम क्रिएट रूट कंटेनर। ठीक है, और उसके अंदर क्या रेंडर कर दो, हेलो वाले फंक्शन को। अभी जो हेलो है, नॉर्मली हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट चलाते तो हम लोग इसी तरह से इसको प्रिंट करते हैं, लेकिन JSX में ये प्रिंट होगा एक टैग की तरह। ये जैसे हेलो के नाम से कोई टैग तो होता नहीं, लेकिन JSX में टैग है। तो फंक्शन जो रेंडर होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, सेल्फ क्लोजिंग जरूर करना है, क्योंकि JSX ये कहता है कि सेल्फ क्लोजिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे H1 स्टार्ट हुआ तो क्लोज होगा। अब मान लो कि तुम्हारे पास टैग है कोई इमेज का, अब इमेज टैग का क्लोजिंग टैग तो कोई है नहीं, लेकिन अगर रिएक्ट में काम करे तो इमेज टैग के एंड में जाके स्लैश लगाना है। ऐसे BR लगा रहे हो तो ऐसे लगाना पड़ेगा, HR लगा रहे हो तो ऐसे बंद करना पड़ेगा। तो हेलो जो है वो हमारा फंक्शन है, लेकिन वो रेंडर के टाइम पर बन जाएगा आपका JSX एलिमेंट। तो यहाँ से आप इसकी भी सेल्फ क्लोजिंग करोगे इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हो रिएक्ट को। ये तो है बिल्कुल CDN के तौर पर कि भाई फाइल का टाइप जो है वो डॉट HTML ही है, लेकिन मेरा काम हो गया इसमें। ठीक है, अब ये जो नीचे सारा स्क्रिप्ट आ रहा है ये आपका लोकल होस्ट का आ रहा है, जो ये CDN हमने चला रखा है ना अपना। इसको अगर मैं बंद कर दूं डायरेक्ट में, अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, जिधर मिलना चाहिए ये, तो देख रहे हो हमारे पेज में क्या कुछ भी नहीं है। एक हमारे पास ID है, एक स्क्रिप्ट टैग है, टाइप टैग स्लैश बेबल है, एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है। हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से इसको गेट कर लिया। रूट इक्वल टू हमने एक नया वेरिएबल बनाया और हमने उसके अंदर अपना क्रिएट रूट क्रिएट किया, जिसमें हम लोग कंटेनर नेम डिफाइन कर रहे हैं उसको, और यहाँ जाके हम लोग हेलो फंक्शन को अपने कॉल करा रहे हैं। इतना करना। तो ये छोटे मोटे काम के लिए ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये अगर आप बोले कि भी मुझे कोई एक वेबसाइट बनानी है तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, fab25 का हमारा फोल्डर है। आप यहाँ से CMD में आएंगे, लिखेंगे CD D ड्राइव। ठीक है, अरे मैं क्या लिखा, मैं कमांड भूल गया। नहीं, मुझे पर्टिकुलर उसमें जाना था, ड्राइव के अंदर। कोई बात नहीं, भूल के बाद में याद आ जाएगी, कई बार हो जाता है ऐसा। चलिए, तो हमें D ड्राइव में जाना है, तो आप यहाँ पर सीधा के CMD लिख दीजिए। हम लोग आ गए डायरेक्ट D ड्राइव में, ऐसे कर लो। तो हमारा जो फोल्डर है वो क्या है, TTS के अंदर हमारा फोल्डर है 103212। इसके अंदर हमारा फोल्डर है fab25। यहाँ हमें अपना ऐप बनाना है। तो क्या करोगे आप, या तो टाइप कर लो CD इस तरह से, और उसके अंदर जाके बताओगे भाई हमें TTS के फोल्डर में जाना है, फिर CD हमें जाना है 103212 के अंदर।
अब इतनी कहानी क्यों लिखना है, हम इसको बंद करेंगे, हम बोलेंगे सीधे इस जगह पर जाओ, CMD, सारा लिखा गया अपने आप। बस यहाँ जाके आपने जो भी ऐप बनानी है वो लिख दो। हम लिखेंगे यहाँ पर npx create react app my app। अब ये माई ऐप जो है, ये ऐप का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट होगा, इस जगह पर देखो बन गया, और ये आपका रिएक्ट का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। नेट ऑन होना चाहिए तभी ये चलेगा। तो 200-250 MB का आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा इसके अंदर। फिर हम लोग इसमें काम स्टार्ट करेंगे अपना। तो जो माई ऐप हमने रखा है वो नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप माई ऐप रखें, ठीक है। चॉइस इज योर, की जैसे मान लो अरीना का प्रोजेक्ट बनाया तो अरीना रख लो, कुछ भी रख सकते हो। अब ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, ये आपके हार्डवेयर के ऊपर और आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी किसी के कंप्यूटर में जैसे जनरेशन 3 को तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको डलने में। जितने प्रोजेक्ट बनाओगे उतनी बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे वर्डप्रेस करते हो ना, सेम सेम वैसे ही। अब यहाँ पर आपको कुछ एरर मिल रहे हैं देखने के लिए कि भाई चीज़ें हमारी जो है इस तरह से आई है। अंदर जाएंगे, हमारा सब कुछ बन चुका है, सारी फाइल्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा फोल्डर है, तो यहाँ से आपने टर्मिनल ऑन कर लेना है। तो कंट्रोल प्लस टिल्ट आपने प्रेस करना है, CD लिख के आप कहाँ चले जाओगे, Fab 25। इसके अंदर क्या है, CD माई ऐप, और यहां पर आप लिखेंगे रन करने के लिए npm स्टार्ट। तो ये 3000 पोर्ट पर चलता है, तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। तो जब इसका ये नया अपडेट आया 2024 में दिसंबर में, तो यहाँ पर एक जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक तो पैकेज डॉट जेसन है जो इसको परेशान करता है कई बार, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल C से स्टॉप करके दोबारा से मैं इसको चला दूं तो इसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। देखो अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वेब वाइटल्स। तो यहाँ पर जाके आपने लिखना है npm इंस्टॉल वेब वाइटल्स। रन कर देंगे इस कमांड को। इसके बाद इसकी नाराजगी दूर, फिर से npm स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। अब एक बार फिर से चला दो। अब ये पैकेज डॉट जेसन मुझे कहाँ बता रहा है, रिएक्ट वॉज कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन पैकेज डॉट जेसन ESLint कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट ऐप। डी ड्राइव के अंदर मॉड्यूल के अंदर ये कोई लोकेशन है, base.js। सही चलेगा। हाँ, लेकिन वही जो मैंने चीज़ें फिक्स की वही आपको करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। अब मान लो कि हम 3-4 लोग एक ही इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, तो सबका जो जैसे मान लो कि भाई
तो रंजीत ने बोला भी सर मैंने ये काम किया है, तो रंजीत का मैं आईपी एड्रेस यहाँ लिख लूँगा अपने पास, अपने कंप्यूटर पे सीधे प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो तुम्हारा जो खुद के लिए आईपी है वो ये है, और जो पब्लिक के लिए आईपी है वो ये है। ठीक है, अगर एक नेटवर्क में हम लोग सारे हैं तो ठीक है। अब चाहे तो वो नेटवर्क फ़ोन के हॉटस्पॉट से बना लो, तो भी कोई भी एक दूसरे के पास अपना काम देख सकता है। ठीक है, तो सबका आईपी अपने आप अलग अलग आता है। चलिए, तो ये पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस वे ऑफ यूजिंग रिएक्ट कैन बी ओके फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, बट फॉर प्रोडक्शन यू विल नीड टू सेट अप अ रिएक्ट एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो सेटिंग अप रिएक्ट एनवायरनमेंट, इफ यू हैव npx or node.js installed, you can create a react application by using create react app. So if you have previously installed create react app globally, it is recommended that you install the package to ensure npx always use the latest version of create react app. ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वर्जन को इंस्टॉल करना है तो आप लिखेंगे npm install globally create react app, और नया डालने के लिए आप वहाँ पर फिर से इसको अपडेट कर लेंगे लेटेस्ट फ्लैग लगा के। सो रन दिस कमांड टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन नेम्ड माई रिएक्ट ऐप। तो जैसे कि आप यहाँ देखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो मैंने माई ऐप की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया था, माई क्रिएट रिएक्ट ऐप। मैंने अपना नाम इस बार माई ऐप रखा है खाली। So the create react app will set up everything you need to run a react application, and run the react application. Now you are ready to run your first real react application. Run this command to move to the my react app directory. तो जैसे मैंने लिखा था cd my app, तो आप अपना उस हिसाब से बनाना है। एंड रन दिस कमांड टू रन दी रिएक्ट एप्लीकेशन माई रिएक्ट ऐप को आप लिखना है npm स्टार्ट। तो ये सारे प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने यहाँ पर फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी कमांड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी लिखी हुई। तो इस हिसाब से अपना चेंज करना है। नेक्स्ट, अ न्यू ब्राउजर विंडो विल पॉप अप विद योर न्यूली क्रिएटेड रिएक्ट ऐप। इफ नॉट ओपन योर ब्राउजर, तो आपने लोकल होस्ट का लिखना है 3000 इन एड्रेस बार, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि रिएक्ट के साथ एक एडवांटेज है कि जब भी आप अपनी ऐप को रन करेंगे, मैं ऐसे जैसे स्टॉप कर लेता हूँ, फिर से यहाँ लिख देता हूँ npm स्टार्ट, तो अपना भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर बंद कर दिया लेकिन सर्वर चल रहा है, कोई बात नहीं, लोकल होस्ट लिखो और बस यहाँ जाके बोलो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडिफाई द रिएक्ट एप्लीकेशन। हम इसको मॉडिफाई करने की बात करेंगे। सो फार सो गुड, बट हाउ डू आई चेंज द कंटेंट? सो लुक इन द माई रिएक्ट ऐप, यानी कि आप समझिए माई ऐप डायरेक्टरी, and you will find a source folder. There is a file called app.js. Open it and it will look like this. जैसे कि ये मेरा पाथ दिखाई दे रहा है आपको, तो आपने कहाँ आना है, अपनी ऐप के अंदर, ऐप के अंदर सोर्स है, सोर्स के अंदर क्या है, app.js फाइल। यहाँ पर HTML फाइल मिलेगी ही नहीं, सारा काम .js फाइल में चलता है। मैंने पहले बताया, अगर मैं लाइब्रेरी के तौर पर चला रहा हूँ तो चलेंगी .html, अगर मैं फ्रेमवर्क के तौर पर चला रहा हूँ तो चलेगा .js। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है app.js के नाम से, इसको आप पेज समझ सकते हो। अब यहाँ आउटपुट में जो भी आप देख रहे हो, एडिट सोर्स स्लैश app.js एंड सेव टू रीलोड, इसी फाइल में लिखा है ना। तो यहाँ पर जो भी आपने चेंज करना है वो ब्राउजर में आपको रिफ्लेक्ट होगा। सो try changing the HTML content and save the file. Notice that the changes are visible immediately after you save the file. You do not have to reload the browser. यानी कि अगर मैं यहाँ जाके कुछ भी चेंज कर दूँ इस फाइल में, मैंने इस लाइन को किया कमेंट लाइक दिस, ब्राउजर में ये आपका सेव हुआ, नीचे कंपाइल हो रहा है, ये मेरा मुझे करना ही पड़ेगा फिक्स, ही बार बार ड्रामा कर रहा है। तो यहाँ देखो वो लाइन आपकी
चली गई है, रिमूव हो चुकी है। So notice that we have removed the imports. We do not need logo svg and app.js. तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। मैं यहाँ से लोगो फाइल को बंद करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये मैंने लोगो को किया कमेंट और मैंने इसकी इंपोर्ट फाइल को भी बंद कर दिया। यहाँ पर कंपाइल होगा अगेन प्रोजेक्ट आपका। ठीक है, तो चीज़ अपनी काम करी इस तरह से। So what is next? Now you have a React environment on your computer and you are ready to learn more about React, कि भाई क्या क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेप है आज के लिए वो इतना है कि आप पहले अपना एनवायरनमेंट सेटअप करो। ये प्रॉब्लम मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पीसी में ऑलरेडी रिएक्ट पुराना डाला, तो मैं पूरा फ्लश मारूंगा सारा डेटा, फिर से फ्रेश पूरी इंस्टॉलेशन करूँगा तो मेरी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये ड्रीमर बंद कर देते हैं, इसकी मेरे कोई नीड नहीं है। हमारा पैकेज में जाना पड़ेगा, हमारा पैकेज में क्या चल रहा है, कंट्रोल सी, और हम यहाँ से आपको क्या जाना है CMD के अंदर, और CMD में लिखेंगे CMD और ग्लोबली हम इसको क्या करेंगे, अनस्टॉल करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है कि भाई नॉट फाउंड, गेट दिस इज नॉट फाउंड, क्रिएटेड इट इज नॉट इन द in this is not terrible folder http url। ठीक है, तो इसका मैं ले लेता हूँ यहाँ से npm अपडेट क्रिएट रिएक्ट ऐप। चलिए, तो यहाँ से फिर से एक बार अपना कॉन्फ़िगर करके देखिए। सही काम कर रहे हैं। एक बार दोबारा से हम इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे, फिर से देखते हैं क्या ये हमें एरर थ्रो कर रहा है कि नहीं। आ रहा है। अरे तुषार, ऐसा कोई एरर आ रहा है क्या तुम्हारे पास? आ जाए नहीं, होना तो चाहिए। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसा कोई एरर तुम्हारे पास आ रहा है क्या? एक मिनट। तो npx का यूज़ करता है या कुछ और यूज़ करता है? क्या सर? तू ऐप किससे बनाता है, npx से बनाता है, किससे बनाता है? सर मैं एनपीएम से बनाता हूँ। npm से? हाँ हाँ। तो फिर तो तेरे उसमें वो आता होगा ना, क्या कहते हैं, नेटिव आता होगा शायद। रिलेटिव। नहीं, क्या नाम है उसका, एक सर नेक्स्ट डॉट जेएस आता होगा फिर तेरा उसमें। नेक्स्ट डॉट जिस नहीं सर। नहीं? नहीं, मैं वीट के साथ यूज करता हाँ, हूँ ना। वीट के साथ बनाता है तो सही है। हाँ जी। तो उसमें जो रन डेव करके चलती होगी ना कमांड। हाँ सर, एनपीएम रन है। हाँ, समझ गया मैं।
कंट्रोल सी से स्टॉप करो और इस टर्मिनल को बंद करो और एक नया टर्मिनल ऑन करो और क्या है हमारा cd fab 25 cd my app and npm start। इसको रन करो, फिर से चेक करके देखते हैं। सही खुला। कंट्रोल सी से बंद करो, फिर चला के देखो। सक्सेसफुल। कुछ इनेबल डिसेबल करके देखते हैं। अब एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पकड़ में आ गई। हमने क्या गलती की है, हमने जो फोल्डर का नेम है वो स्मॉल में लिख दिया, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो इसका ध्यान रखना कि जिस केस में फोल्डर बनाओगे उसी केस में डायरेक्टरी में एंटर करना है। देखो टर्मिनल आपको अपर केस लोअर केस दोनों में जाने देता है, लेकिन आपने जैसा फोल्डर बनाया वैसे ही केस में जाना है। ये इसका सॉल्यूशन है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व है। चलो आज के लिए आप लोग इतना काम करो, इसके अंदर अपनी चीज़ें बनाइए और आपको अब दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे किस तरह से काम करना है। हाँ, तुम्हारा क्या एरर था बताओ, क्या शेयर करोगे मुझे? फोटो है? दिखाओ। तो तुम्हारा ना टर्मिनल नहीं चल रहा होगा, है ना? तो टर्मिनल में ना एक कमांड रन करनी पड़ती है, उसके बाद भी नहीं चल रहा। लैपटॉप लाया साथ में? तो ये कमांड आती है, वो चला दोगे ना तो चल पड़ेगा। हाँ, कमांड का इशू है। तो मैं तुम्हें इसकी कमांड दे देता हूँ। क्या बैच है? MWF 12 to 130। जी मैं तुम्हारे सबके ग्रुप में डाल देता हूँ, ये प्रॉब्लम सबको ही आएगी। तो मैंने पूरा स्टेप भेज दिया तुम्हें, देखो तुम्हारे पास व्हाट्सएप आ चुका है। सामने देखो स्क्रीन के ऊपर। पहला स्टेप क्या है, आपने ये कमांड रन करनी है, फिर दूसरा स्टेप ये कमांड रन करना है, फिर तीसरा स्टेप ये कमांड रन करना है, आपका टर्मिनल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सारे काम करो, चलेगा। और जब तक टर्मिनल एक्टिवेट नहीं हो रहा है तब तक आप सीधे CMD से काम कर लो, तब भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहीं से चलाना है। यहाँ से चल रहा होता है तो दो जगह भागना नहीं पड़ता, बस ये फ़ायदा होता है। तो फिलहाल जो हमें एरर बार बार कॉन्फ्लिक्शन का आ रहा था वो था ये अपर केस लोअर केस का चक्कर, बस ये कर लेना है आपने। और ये जो अभी यहाँ पर हमारा येलो कलर में एरर आया था, इसका मतलब ये था कि भी हमने यहाँ पर अपनी इस फाइल में एक चीज़ तो बंद की इमेज, लेकिन इंपोर्ट कहीं यूज़ नहीं हो रहा। ये उस चीज़ का एरर है। क्या लिखा है, लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो जो अनयूज्ड वेरिएबल होते हैं उसके एरर आते हैं। तो येलो वाले को अवॉइड कर सकते हो, रेड वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए